स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉलिड्स क्या हैं, हम उन्हें प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। फर्दर स्टूडेंट्स, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे और इसके अलावा स्टूडेंट्स हम सॉलिड्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और एंड पे हम सॉलिड से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सॉलिड क्या है? सॉलिड बेसिकली मैटर की एक फॉर्म है। हम जानते हैं कि मैटर की जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये अर्थ पे मैटर की 3 स्टेट्स हैं जो मोस्ट अबंडेंट हैं। अगर हम अपनी सराउंडिंग की बात करते हैं तो हमें मैक्सिमम चीजें जो हैं वो सॉलिड में नजर आती हैं। सॉलिड किस तरह के होते हैं? दे आर हार्ड, हैव डेफिनेट शेप, इस तरह से। और इसके मुकाबले में लिक्विड क्या होते हैं? दे कैन फ्लो। और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होने की वजह से क्या होता है? दे कैन इजीली ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द रूम टू अदर। अगर हम देखें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस है तीनों स्टेट में। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पैक्ड हैं, लिक्विड्स में कम है और गैसेस में सबसे ज्यादा कम कॉम्पैक्ट पैकिंग है। आइए स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्ली सॉलिड्स को डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? दो सब्सटेंसेस that are rigid, hard, have definite shape, volume and do not flow like liquids or gas. हम like liquids ही कहेंगे because liquids can flow, are called solids. जी, डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि सॉलिड एक ऐसा मटेरियल होगा जो रिजिड होगा, हार्ड होगा, उसकी शेप डेफिनेट होगी, वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा और वो फ्लो नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको बुक की एग्जांपल दूं, आप अपनी केमिस्ट्री बुक को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये बुक है आपके सामने। अब हम देखते हैं तमाम प्रॉपर्टीज इस मटेरियल पर अप्लाई होती हैं कि नहीं, क्या हम इसे सॉलिड कह सकते हैं कि नहीं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। इट्स मीन कि जब आप किसी मटेरियल पे कोई स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी शेप को मेंटेन करेगा, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा या नहीं होने देगा, शेप चेंज नहीं होने देगा। तो अब अगर हम बुक के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, इसे प्रेस करना चाहें तो क्या ये प्रेस हो जाएगी? ये नहीं प्रेस होगी। इट्स मीन द बुक इज रिजिड। और इसी तरह से ये बुक हार्ड भी है, ये सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल जो होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, आपकी बुक कंप्रेस नहीं हो सकती। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इट्स मीन कि बुक को आप किसी भी जगह पर रख कर देख लें कि ना ही इसका वॉल्यूम चेंज होगा और ना ही इसकी शेप चेंज होगी। बुक अगर टेबल पे पड़ी है तब भी उसकी शेप वही है, चेयर पे रख लें तब भी उसकी शेप वही होगी, आप अपने हाथ पे रख कर देख लें, उसकी शेप और वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा। एंड डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड। क्या आपकी जो बुक है ये फ्लो कर सकती है जिस तरह जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो करते हैं? पानी ग्लास से गिर जाता है, वो जिस तरह फ्लो करता है, क्या आपकी बुक फ्लो कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इट्स मीन कि हम अपनी बुक को क्या कह सकते हैं? सॉलिड्स कह सकते हैं, क्योंकि इसने वो तमाम प्रॉपर्टीज जो है उनको फुलफिल किया जो हमने कहा एक सॉलिड की होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सॉलिड मटेरियल्स क्यों रिजिड होते हैं, वो क्यों फ्लो नहीं कर सकते। आइए इसकी डिटेल जानने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स को स्टडी करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं? सॉलिड्स के रिजिड होने की वजह या उनके हार्ड होने की वजह क्या होती है कि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
जिससे मिलकर एक सॉलिड बना होता है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एज कंपैरिजन टू लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, इसलिए लिक्विड जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते, और गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, इस वजह से जो सॉलिड्स हैं वो क्या होंगे, हार्ड होंगे। दूसरी बात, अब क्या चीज है सॉलिड के अंदर जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे से क्लोज रखती है, बहुत ज्यादा करीब रखती है, दैट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। सॉलिड्स के दरमियान क्या होगा, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के दरमियान क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, या आप कह सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, जिसकी वजह से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। लिक्विड्स में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी और गैसेस में सबसे ज्यादा कम होंगी, इसलिए उनके मॉलिक्यूल्स या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। दूसरी बात, ये इतने ज्यादा क्लोज हैं, जो हमने कहा था सॉलिड्स डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स। क्यों सॉलिड्स जो हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, उसकी वजह क्या है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स की मोशन जो होती है वो फ्री मोशन नहीं होती, जैसे कि लिक्विड्स, इनके अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन शो करते हैं। ट्रांसलेशन मोशन क्या होती है, एक पार्टिकल किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज द ट्रांसलेशनल मोशन। और गैसेस में और लिक्विड्स में पार्टिकल्स रोटेट भी कर रहे होते हैं, रोटेशनल मोशन भी होती है, मींस के पार्टिकल्स अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन भी कर रहे होते हैं। लेकिन सॉलिड्स में क्या होता है कि सॉलिड्स की पार्टिकल्स की मोशन जो होती है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है, वो इस तरह से ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन शो नहीं करते। सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो है दैट शो ओनली वाइब्रेशनल मोशन, यानी ये अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे जस्ट वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन हो रही होती है। इस रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट की वजह से सॉलिड्स डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स। ओके, वाइब्रेशनल मोशन होगी। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड्स का क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं दे आर हाईली ऑर्डरली अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ज्योमेट्री। किस तरह से ज्योमेट्री होगी, लास्ट पार्ट हम लिख लें, स्पेसिफिक ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सॉलिड मटेरियल है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो किस शेप में अरेंज्ड हैं, क्यूबिक फॉर्म में अरेंज्ड हैं। और इसी तरह से ये एक आपके पास और सॉलिड मटेरियल है जिसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये हेक्सागोनली अरेंज्ड हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में अरेंज्ड होते हैं, उनकी पोजीशंस फिक्स्ड होती हैं। स्टूडेंट्स, इस अरेंजमेंट की बेस पर हम फर्दर सॉलिड्स की दो टाइप्स को कंसिडर करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरी टाइप कौन सी होगी हमारे पास, दैट इज अमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनकी स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी, डेफिनेट शेप होगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, दैट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, ज्योमेट्री इज स्पेसिफिक, मतलब कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो ज्योमेट्री फॉलो अप हो रही होगी क्रिस्टल की, दैट भी क्यूबिक हो सकती है। कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा होगा जिसके अंदर ज्योमेट्री जो है वो हेक्सागोनल ज्योमेट्री फॉलो अप हो रही होगी। एक ही किस्म की ज्योमेट्री है वो पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्दर इस तरह से रिपीट होती जाएगी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा।
जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है कि जो शेप जो होती है वो दैट इज इरेगुलर, कोई खास शेप नहीं होती, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं प्रेजेंट, ठीक है, इरेगुलर शेप। उसकी वजह क्या है कि अमॉर्फस सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, तो ये इसकी इरेगुलर शेप है। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें इनकी ताकि हम ज्यादा क्लियर हो सके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, शुगर है, ठीक है, ये आप सामने शुगर के क्यूब्स देख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास डायमंड है, डायमंड इज ऑल्सो अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसकी भी खास शेप है, स्पेसिफिक ज्योमेट्री है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सॉल्ट है आपके पास, ठीक है, ये सारे क्या हैं, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जांपल देखें तो ग्लास है आपके पास, ग्लास आपको डिफरेंट शेप्स में नजर आता है, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, हम उसे मोल्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह से रबर है, प्लास्टिक है, और कॉटन कैंडी जो बच्चों की बहुत ज्यादा फेवरेट होती है वो भी क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इरेगुलर अरेंजमेंट है और आपके सामने ये कॉटन कैंडी की शेप है, तो ये क्या है, अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल है। फर्दर इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है इनके, शार्प होते हैं, दे मेल्ट एट डेफिनिट टेम्परेचर्स। इस चीज का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक ग्राफ है जिसके अंदर हम एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट करेंगे। अब ये ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब तक ट्रेवल कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि हमने हीटिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का अभी तक मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं हुआ, इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मेल्ट नहीं हो रहा। अब जब मेल्टिंग पॉइंट रीच हो गया है तो अब आप देखेंगे जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो मूव करना स्टार्ट हो गया है। इसका क्या मतलब है कि ये वो पॉइंट है जहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मेल्ट होगा। जब मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो मेल्ट ना हो जाए। ये वाई एक्सिस पे जाने का मकसद यही है। वाई एक्सिस पे जो लाइन ट्रेवल कर रही है इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है अभी तक कांस्टेंट है, और जब ये दोबारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगी इसका मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका है, और अब फर्दर मेल्टिंग होने के बाद जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जबकि स्टूडेंट्स आप अमॉर्फस सॉलिड्स में देखें, अमॉर्फस सॉलिड का ग्राफ हम देखेंगे कि जब हमने हीटिंग स्टार्ट की तो स्टार्ट होते ही क्या हो रहा है कि अमॉर्फस सॉलिड्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हो रही हैं, ठीक है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है अमॉर्फस सॉलिड जो है वो मेल्ट होता जा रहा है। यानी अमॉर्फस सॉलिड का कोई स्पेसिफिक जो है वो मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं होता, किसी खास टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं होते। जैसे हम उन्हें हीट सप्लाई करते हैं वो तब से ही क्या होता है कि उनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और वो एक रेंज में, टेम्परेचर की रेंज है जिसमें वो मेल्ट होते हैं। कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है जिसपे अमॉर्फस सॉलिड जो है वो मेल्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स दे आर नॉट डेफिनेट, नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और प्रॉपर्टी है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस होगा, दैट इज द क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी से हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, अगर हम एक सॉलिड मटेरियल लेते हैं, ठीक है, अभी हम नहीं ये डिस्कस कर कि ये क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है, हम इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी से ही इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन होगा या अमॉर्फस होगा। अब आपने इस सॉलिड ब्लॉक को किसी शार्प टूल से अगर कट किया है, कट होने के बाद अगर आपके पास सरफेस स्मूथ आती है तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो सॉलिड है दैट इज क्रिस्टलाइन। ये हमने सॉलिड ब्लॉक को जब कट किया किसी शार्प टूल से
तो हमारे पास जो सरफेस आई है वो स्मूथ सरफेस है, तो इट्स मीन कि सॉलिड दैट इज क्रिस्टलाइन। और अगर स्टूडेंट्स हम एक ऐसा सॉलिड ब्लॉक ले रहे हैं कि जब हमने उसको कट करके देखा आफ्टर कटिंग विद द शार्प टूल, तो सरफेस क्या थी, दैट इज रफ सरफेस आने की वजह से हमने ये देखा कि दिस सॉलिड इज नॉट क्रिस्टलाइन, दैट इज अमॉर्फस। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, उनकी अलाइनमेंट जो होती है वो डेफिनेट होती है इस तरह से। और आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक स्पेसिफिक प्लेन में ही कट कर सकते हैं, अदरवाइज वो कट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे हमने कट किया था वो आप देखिए एक स्पेसिफिक प्लेन के अलॉन्ग था, इसलिए नीचे वाली जो सरफेस थी दैट वाज स्मूथ। यही केस अगर स्टूडेंट्स हम अमॉर्फस में देखते हैं, अमॉर्फस में क्या होता है कि बेसिकली एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेंडमली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। यहाँ पर अरेंजमेंट स्पेसिफिक नहीं होती, इस वजह से क्या होता है कि जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो हमारे पास सरफेस जो होती है वो स्मूथ नहीं आती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हीट ऑफ फ्यूजन की। हीट ऑफ फ्यूजन जिसे हम डेल्टा एच एफ भी कहते हैं, ये बेसिकली क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। इसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है दैट इज डेफिनेट, इसकी अमाउंट जो होती है वैल्यू डेफिनेट वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हाईली ऑर्डर्ड होते हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है फॉर मेल्टिंग। जबकि अमॉर्फस में क्या होता है, जो एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो इरेगुलर हैं, ऑर्गेनाइज से उनकी हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती। नो स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन फॉर अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी डिस्कस करते हैं, दैट इज द एनआइसोट्रॉपिक एंड अमॉर्फस आर आइसोट्रॉपिक। इसका क्या मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इस तरह के सॉलिड्स होते हैं कि जो एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एनआइसोट्रॉपिक का क्या मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाएं, उस तरह की हम प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। उसमें हम आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन की। ग्रेफाइट अगर आप देखें, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इन बिटवीन द लेयर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक खास डायरेक्शन में मौजूद होते हैं। ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं इस तरह से। स्टूडेंट्स, अब अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन के थ्रू करें तो क्या होगा, क्योंकि इस प्लेन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्शन शो करेगा। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर हम वर्टिकली इलेक्ट्रिक कंडक्शन सप्लाई करें तो क्या होगा कि यहां पर वर्टिकली क्या होगा, ये कार्बन लेयर्स बीच में आ गई हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक कंडक्शन ग्रेफाइट शो नहीं करेगा। इट्स मीन कि इस सॉलिड ने एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो की कंडक्शन में। ये डायरेक्शन चेंज कर देने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन इफेक्ट हुई। हॉरिजॉन्टली जब हमने अटैचमेंट की तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, वर्टिकली करने से कंडक्शन नहीं हुई। एक और प्रॉपर्टी देख ले स्टूडेंट्स कि अगर आप एक सॉलिड का ब्लॉक है, हम इसे वर्टिकली प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये प्रेस हो जाएगा।
ठीक है, इस तरह से प्रेस किया तो स्ट्रेस अप्लाई करने से क्या हुआ, इसकी शेप चेंज हो गई। जबकि अगर आप साइड से इसको प्रेस करना चाहें इस तरह से तो ये प्रेस नहीं होगा। इस डायरेक्शन में आप इस सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये कंप्रेस होगा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स आपने देख ली कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्शन चेंज करने से चेंज हो जाती हैं, उन्हें हमने क्या कहा, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। अब अमॉर्फस सॉलिड्स में हमने कहा कि आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उसकी वजह क्या है कि अमॉर्फस सॉलिड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे आर रैंडमली अरेंज्ड, कोई स्पेसिफिक जो है ज्योमेट्री यहाँ पर फॉलो अप नहीं हो रही। तो इस सॉलिड में आप जो भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, यानी अगर हम इस डायरेक्शन के थ्रू जाएं तब भी आपको इरेगुलर अरेंजमेंट ही मिलेगी। अगर हम डायरेक्शन इस तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाहें, कंडक्शन को डिस्कस करना चाह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को करना चाह रहे हैं, इस तरफ भी डायरेक्शन में आपको सेम इरेगुलर अरेंजमेंट मिल रही, इस तरफ से भी सेम मिल रही, इस तरफ से भी सेम मिल रही है। तो अमॉर्फस सॉलिड्स में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू आती है दैट इज द ओवरऑल एवरेज ऑफ ऑल द एटम्स। इस अरेंजमेंट में ओवरऑल एवरेज वैल्यू जो आती है हम उसको कंसिडर करते हैं। ये हो गया एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो करते हैं, और आइसोट्रॉपिक बिहेवियर जो कि अमॉर्फस सॉलिड शो करते हैं ड्यू टू द इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। फर्दर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स कंसिडर करते हैं। ट्रू सॉलिड्स क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो हमने सॉलिड्स की जितनी जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की वो सारी फॉलो अप करते हैं, जैसे दे आर रिजिड, दे आर हार्ड एंड दे डू नॉट फ्लो। इस बेसिस पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या कहते हैं, दे आर ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर सूडो सॉलिड्स। सूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो अप नहीं करते। और दूसरी बात क्या है कि हम इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड्स दे कैन फ्लो। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है ग्लास की। ग्लास, अगर आप किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग में विंडो को ऑब्जर्व करें तो वहां पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स कि जो विंडो में ग्लास है वो बॉटम साइड से जो होता है वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका होता है, क्योंकि ग्लास की प्रॉपर्टी है दे कैन फ्लो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि वो डाउनवर्ड्स मूवमेंट शो करते हैं फ्लूइडिटी में। अब सुपर कूल्ड लिक्विड्स बेसिकली स्टूडेंट्स दे आर एक्चुअली लिक्विड्स जो कि अपेरेंटली सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, इस वजह से वो स्टिल जो फ्लो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज ऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है, ये ऑर्डरनेस है, वो लॉन्ग रेंज होती है, ठीक है। थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस जो होता है पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हाईली अरेंज होते हैं। जबकि अमॉर्फस के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स कि पार्टिकल्स में बहुत ही शॉर्ट रेंज ऐसी होती है जो कि ऑर्डर्ड होती, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डरनेस। जो पार्ट अमॉर्फस सॉलिड में ऑर्डर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। ये फर्दर हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा जिसे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स। स्टूडेंट्स, ये था, हमने कंपैरिजन किया था बिटवीन अमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आइए कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमॉर्फस सॉलिड्स लाइक ग्लास आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अभी हमने ग्लास ऊपर कहा कि ग्लास जो है ये बेसिकली सुपर कूल्ड लिक्विड है, हम इन्हें अमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। तो हमने इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि सुपर कूल्ड लिक्विड्स, सबसे पहले देखते हैं कि सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या होते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड्स, जब आप लिक्विड्स को बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट कूल कर दें,
ठीक है, तो क्या होता है, दे सॉलिडिफाई, वो सॉलिड तो बन जाते हैं लेकिन दे आर स्टिल लिक्विड्स, दे कैन फ्लो। इस तरह के लिक्विड्स को हम क्या कहते हैं, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब आपको क्वेश्चन ये है कि हम अमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों कहते हैं। अब अमॉर्फस सॉलिड्स कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं कि अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसकी स्पेसिफिक शेप है, इसको हम मेल्ट करेंगे, ठीक है, मेल्टिंग से क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस लिक्विड को स्टूडेंट्स आप रैपिडली कूल करवाएं, स्लो कूलिंग नहीं करवानी, क्योंकि स्लो कूल करवाएंगे तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। रैपिड कूलिंग से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो खुद को अरेंज कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, तो हमारे पास रिजल्टेंट सॉलिड क्रिस्टलाइन नहीं होगा बल्कि क्या बन जाएगा, दैट विल बी अमॉर्फस सॉलिड हमारे पास आएगा ऑन रैपिड कूलिंग। ठीक है, तो इट्स मीन कि सुपर कोल्ड लिक्विड्स का भी यही फिनोमेना है कि हम लिक्विड्स को बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट कूल करवाते हैं इस तरह से कि उनकी क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, सिर्फ वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जब हमने उसको मेल्ट किया और मेल्टिंग के बाद जो लिक्विड आया उसकी रैपिड कूलिंग करवा दी, यानी प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होने दी। अपेरेंटली ये सॉलिड हमें नजर आ रहा है लेकिन इसके अंदर लिक्विड की प्रॉपर्टी भी होगी दैट दे कैन फ्लो, दैट इज व्हाई कि अमॉर्फस सॉलिड, जैसे कि ग्लास की हमने एग्जांपल दी है, दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। दे कैन फ्लो, हमने विंडो की एग्जांपल से बात की थी कि सॉलिड्स जो हैं ज्यादा देर अगर उन्हें ग्लास जो है अगर आप उसको ज्यादा देर वर्टिकल कंडीशन में रखेंगे तो वो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस की वजह से नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कन्वर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू अमॉर्फस सॉलिड्स। ये अभी हमने बात एक्सप्लेन की कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब आप मेल्ट करते हैं, ऑन मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, और मेल्टेड लिक्विड को जब आप रैपिड कूलिंग करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, अमॉर्फस सॉलिड बन जाएगा। इसका मतलब है कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो सकता है अमॉर्फस सॉलिड में। ठीक है, व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं, हमने अमॉर्फस सॉलिड के कंपैरिजन में ऑर्डरनेस ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ा था कि अमॉर्फस सॉलिड्स, ये आपके सामने पिक्चर है अमॉर्फस सॉलिड की। अब आप यहाँ पर देखें कि शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस इस स्ट्रक्चर में मौजूद है, छोटा सा पार्ट है जो कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, उसकी कोई स्पेसिफिक शेप है। इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स में, क्रिस्टलाइज्ड पार्ट। द शॉर्ट पार्ट of amorphous solid that is highly organized, highly ordered is known as crystallites. तो स्टूडेंट्स ये ब्लिंकिंग पार्ट आपको क्या शो कर रहा है, क्रिस्टलाइट का पार्ट शो कर रहा है। ये हमारे क्वेश्चंस, हमने रीजनिंग क्वेश्चन थे जो जस्टिफाई किए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने बेसिकली सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, उसकी टाइप्स को स्टडी किया, उनके अंदर डिफरेंशिएशन की, और लास्ट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।